स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल अंकित सर शिवा क्लासेस पर। दोस्तों मैं ये प्रकाश के अध्याय का वीडियो पार्ट नंबर 4 बना रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि दर्पण के जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। यदि आपको ये बात नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, आप वहां पर जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक किरण आरेख जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। यहाँ पर हमको 3 प्रकार की किरणें मिलती हैं जो कि दर्पण से के एक किरण जो होती है दर्पण के समांतर होती है, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी जो किरण होती है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। और तीसरी जो किरण होती है वह मुख्य अक्ष के जो समांतर पहली किरण थी उसका विपरीत होती है। पहला जो दिखाई दे रहा था वो था कि समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इन 3 किरणें कैसे व्यवहार करती हैं दर्पण पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से कैसे गुजरती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने अवतल दर्पण बनाया है, और यहाँ पर हमने उत्तल दर्पण बनाया है। यहाँ पर हमने उत्तल दर्पण बनाया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष की जो समांतर किरणें होती हैं वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से कैसे गुजरती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर हमको मुख्य अक्ष मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मुख्य अक्ष मिल जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होंगी वो दर्पण से जब जाकर टकराएंगी, ये किरण है इस दर्पण में, ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच में फोकस स्थित होता है। सेम उसी प्रकार ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच में मुख्य अक्ष पर एक बिंदु स्थित होता है जिसे हम फोकस कहते हैं। और P और C से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। P और C मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जब दर्पण के समांतर ये किरण जाकर टकराएगी तो क्या होगा अभी बता रहा हूँ। सेम उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाकर टकराएगी तो क्या होगा मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण में कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाकर दर्पण से टकराती है, अवतल दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद वह फोकस से होकर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण उत्तल दर्पण से टकराती है तो जाने का तो वो चली जाती है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ से देखने पर लगता है कि यह यहीं से जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में अवतल दर्पण से किरण जो होती है दर्पण से टकराने के बाद जो मुख्य अक्ष से समांतर होती है वो फोकस से होकर गुजर जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रतीत होता है। इसका विस्तृत अध्ययन जब हम वीडियो के अगले पार्ट में जब प्रतिबिंब को बनाएंगे तब इसको समझ में आएगा कि यह क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण एक अपारदर्शक माध्यम होता है और दर्पण के दूसरी तरफ किरण नहीं जा पाएगी, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, तो वो वहां से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण होती है ये वक्रता केंद्र है।
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस चली जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। कैसे होती हैं ये किरणें? सबसे पहले यहाँ पर एक किरण डालेंगे दर्पण के वक्रता केंद्र पर और ये जाकर ये दर्पण से टकराएगी। जैसे ही ये दर्पण से टकराती है तो वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये कहीं नहीं हिलती है, ये जहां से आती है वहीं पर वापस लौट जाती है। ये किरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये किरण नंबर सेकंड हो गया। सेम उसी प्रकार यदि हम यहाँ से किसी किरण को वक्रता केंद्र पर भेजने की कोशिश करेंगे, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं, डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये किरण नहीं है, लेकिन हम ऐसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं, भेजने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद या जब इस किरण को हम लोग भेजने की कोशिश करेंगे तो वो यहीं पर जाकर वक्रता केंद्र पर भेजने की कोशिश करेंगे तो यहीं से टकराने के बाद ये ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब है कि इस फोकस से होकर जाने वाली किरणें यदि समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो इसी में तीसरा पॉइंट भी है। सेम उसी प्रकार मुख्य फोकस से यदि किरणों को भेजा जाएगा तो किरणों को जाहिर सी बात है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाकर दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो मुख्य फोकस पर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो तीनों पॉइंट हमको यहाँ पर देखने को मिल गया। इसके बाद दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जानेंगे कि प्रतिबिंब बनता किसका है। जाहिर सी बात है किसी वस्तु का बनेगा, तो वो जो वस्तु होगी उसका परिभाषा क्या होगा, वस्तु किसे कहते हैं, दर्पण की भाषा में ये हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वस्तु को समझेंगे। तो वस्तु को समझने से पहले हम इसको हटा दें, मिटा दें, फिर उसको समझेंगे। हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने दो हेडिंग लिया हुआ है, एक वस्तु और दूसरा उसका प्रतिबिंब। ये वस्तु क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है, यह दर्पण पर क्या करता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक दर्पण ले लेंगे, चलिए हम आपके सुविधा के लिए दोनों दर्पण लेकर बताते हैं आपको। सबसे पहले हम दो भागों में इसको बांट देंगे। दो भागों में बांटने के बाद यहाँ पर हम एक दर्पण बनाएंगे, दो भागों में छोटा हो जाएगा। हम लोग यहीं पर एक भाग में अवतल दर्पण और दूसरे भाग में उत्तल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण को हमको पता है कि उसके उठे हुए दाएं भाग पर कलई की जाती है, मतलब पालिश की जाती है। हमने इसको पालिश कर दिया। फिर इसके बाद हमने एक दर्पण का यहाँ से लेकर यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये दर्पण का द्वारक है। ये ए और बी है, जो ए से लेकर बी तक, यह दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक का मतलब द्वार, यहीं से सब कुछ काम होता है। इसके ना ऊपर कुछ होता है ना इसके नीचे कुछ होता है। इसके बाद ये दर्पण जो है जिस खोखले गोले से बना होगा उसके वो केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। चलिए वक्रता केंद्र थोड़ा सा और अंदर लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं। वक्रता केंद्र को C कहेंगे और यहां से एक रेखा होकर जाएगी जिसे हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे।
मुख्य अक्ष कहेंगे, इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। ये दर्पण का ध्रुव है, इन दोनों के बीच में एक बिंदु स्थित होगा जिसे फोकस कहेंगे, एफ कहेंगे। सबसे पहले हम लोग तीनों किरणों जो कि हमने पीछे पढ़ा कि सबसे पहले एक किरण जो होती है वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। जो दूसरी किरण होती है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा देखने के बाद यहाँ केवल दो ही किरणें, तीसरी किरण की कोई जरूरत नहीं है। पहली किरण जो है इसी में तीसरी किरण है। पहली किरण मुख्य अक्ष से समांतर है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जा रही है, और यदि तीसरी होती तो फोकस से होकर जाती और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दो किरणें जो हैं एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ भी दो किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, बस अंतर ये है कि यहाँ पर आने वाली किरणें काट रही हैं और यहाँ पर दर्पण से टकराने वाली जो है किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो आने वाले दर्पण से टकराने से पहले वाली किरणों को आपतित किरण कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। और टकराने के बाद जो किरणें होती हैं उनको परावर्तित किरणें कहते हैं, परावर्तित किरणें कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि आपतित किरणों का एक कटान बिंदु है। इस कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर जो खींचा गया लंब होता है, जो खींचा गया अभिलंब होता है, उसको वस्तु कहते हैं। वस्तु, ऑब्जेक्ट, वस्तु कहते हैं। और परावर्तित किरणों के कटान बिंदु जो है उससे मुख्य अक्ष पर जो खींचा गया अभिलंब होता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इमेज, वस्तु का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और ये होता है इमेज। तो आपने देखा कि वस्तु की जो परिभाषा है इसमें आपको देखने को मिल रही है कि आपतित किरणों के कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब वस्तु कहलाता है और परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब प्रतिबिंब कहलाता है। यह हुआ अवतल दर्पण से, ये जो हुआ ये अवतल दर्पण से हुआ। अब हम लोग उत्तल दर्पण को लेकर समझेंगे। इससे पहले एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि वस्तु किसे कहते हैं। यदि कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरणों के कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब वस्तु कहलाता है और परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण से पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब की परिभाषा को उत्तल दर्पण से कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे पीछे दिखाई दे रहा है एक उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में भी वीडियो के पीछे जो हमने बताया कि प्रतिबिंब बनाने के लिए जो आवश्यक किरण आरेख हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद हम लोग वस्तु और प्रतिबिंब की परिभाषा उत्तल दर्पण से भी समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहली जो किरण होगी, सबसे पहले जो पहली किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। सबसे पहली जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और समांतर होने के बाद दर्पण से टकराने के बाद ये जो फोकस आपको दिखाई दे रहा है एफ, यहाँ से जाएगी नहीं,
जाती हुई यहाँ से देखेंगे तो टकराने के बाद तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन देखने में लगेगा कि ये यहीं से होकर जा रही है। देखने में ये लगेगा कि ये यहीं से होकर जा रही है, यहीं से होकर जा रही है। फिर इसके बाद दूसरा जो होगा, दूसरी किरण जो होगी, ये वक्रता केंद्र पर जाने का प्रयास करेगी और वक्रता केंद्र पर जाने पर दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, लेकिन उसको भेजना तो है हमको वक्रता केंद्र पर, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर। क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण अपारदर्शक माध्यम होता है और ये जो दर्पण से टकराने के बाद किरणों का परावर्तन हो जाता है, वो पीछे नहीं जा पाती हैं, लेकिन हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आने वाली जो किरणें हैं इनको आपतित किरण कहेंगे और इन आपतित किरणों का एक कटान बिंदु होगा। आपतित किरणें हैं, आपतित किरणों का एक कटान बिंदु होगा। फिर यहाँ के बाद परावर्तन के पश्चात जो किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, उत्तल दर्पण है इसलिए प्रतीत हो रही हैं, अवतल होता तो वास्तव में काटती। तो चूंकि अब प्रतीत हो रही है तो प्रतीत हुई किरणों को ही हम डाट डाट करके नीचे की तरफ लेकर चले जाएंगे, नीचे की तरफ लेकर चले जाएंगे। ये परावर्तित किरणों के कटान बिंदु है, तो कटान बिंदु है जो कि प्रतीत हो रहा है। ये आपतित किरणों का कटान बिंदु है जो कि प्रतीत हो रहा है। तो आपतित किरणों के कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब वस्तु कहलाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। और परावर्तित किरणों के कटान बिंदु जो प्रतीत हो रहा है, उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया जो अभिलंब होता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। इसको प्रतिबिंब कहते हैं, इंग्लिश में इसको इमेज कहते हैं। तो हम लोग यहाँ भी परिभाषा देख सकते हैं, कि आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, या कह सकते हैं कि आपतित किरणों के कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब वस्तु कहलाता है। परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये हुआ वस्तु तथा प्रतिबिंब की परिभाषा। मैं लिख दे रहा हूं और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे आपको वस्तु और प्रतिबिंब की परिभाषा नजर आ रही है। आप इसको चाहें तो अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको समझ में जो वर्ड मैं लिख रहा हूं वो आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप अपने मोबाइल के वीडियो क्वालिटी को 360 या 480 पर करके देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब की परिभाषा के साथ साथ प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ये टॉपिक हम अगले वीडियो में रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। अगले वीडियो के लिए तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए कि मेरे को और मनोबल मिले और मैं आगे और भी सारा वीडियो बनाऊं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।